ये हो गया था ना, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। नहीं 38 में नंबर जाइए था दोस्त, कहाँ में थे? हाँ ये पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा चलो फिर गॉस थ्योरम से यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट। हाँ चलो फिर गॉस थ्योरम तो आप लोगों को बेटा सभी को पता ही है। किसी भी क्लोज सरफेस में, कोई भी आपका क्लोज सरफेस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। अब हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। हम क्या मानेंगे कि सपोज कोई आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब समझते हो, इसके आसपास और कोई दूसरा चार्ज ना हो। ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ये स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ds, कितनी डिस्टेंस पर बेटा, r डिस्टेंस पर, रेडियस के बराबर ही होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी, रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर भी कैसा होगा हमारा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, e और ds के बीच में एंगल 0 हो गया। तो d फाई इज इक्वल्स टू e डॉट ds, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, e ds cos 0। E की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 1 है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, 1/4πε0 q इंटू ds अपॉन r स्क्वायर। अब नेट फ्लक्स निकालें, हमने ये तो फ्लक्स इसके लिए निकाला बेटा, छोटे से एलिमेंट के लिए। नेट फ्लक्स निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हमने क्लोज सरफेस में इंटीग्रेशन किया तो 1/4πε0 q ds अपॉन r स्क्वायर। अब देखो ये हो गया q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, ये बाहर आ जाएगा। अब स्मॉल एलिमेंट ds था, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरे का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। दूसरे इसका ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यदि सराउंडिंग में, चार्ज के सराउंडिंग में आपकी एयर नहीं है, कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है। एप्सिलॉन r को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, दोनों का एक ही मतलब है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, और हम बोल सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब इसमें हमें कुछ नहीं देखना, अब ये देख लेते हैं बिल्कुल एज इट इज, जैसा हमने वहां पर किया था सेम वही है। डिडक्शन ऑफ द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को हमें प्रूव करना है गॉस थ्योरम से। बहुत आसान है, कैसे, ये चार्ज है बेटा, हमने r डिस्टेंस पर ये मान लेते हैं, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज q एट o, इमेजिन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, कोई स्मॉल एलिमेंट ds ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वही लगा दिया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी इसी तरह पे, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया बेटा, 0 एंगल हो गया। तो e इंटू ds इंटू कॉस 0 इज इक्वल्स टू q अपॉन ε0। e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू q अपॉन ε0। अब स्मॉल एलिमेंट आपका ds है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है आपका, 4πr स्क्वायर। तो देखो ये 4πr स्क्वायर वहाँ डिवाइड में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई हमारी, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर सपोज P पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है Q0, P पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, q इंटू ई। तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, Q0 इंटू ई। ई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। तो वैल्यू रख दी हमने, तो ये देखो वही आ गया जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। यदि दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं और उनके बीच में सेपरेशन r है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में कर लेंगे, अब थ्योरी में और आगे बढ़ें। अच्छा इस वाले को देख लेते हैं। ये आप देखते हो कि जितने भी आपने PYQs देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कभी आपका सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, ये आपका क्या है, क्यूब है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू अ चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ द साइड 0.1 मीटर। क्या क्या गिवन है इसमें,
आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मतलब 500 एक्स न्यूटन पर कूलम। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, जीरो, जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, जीरो। बात समझ में आ गई। अब ये बताओ हमें कहीं भी फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देंगे। हुआ क्या, आपको सबसे पहले एरिया वेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी है हमारी, एक्स के साथ वेरी कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, मैग्नीट्यूड जारी अलग अलग है, मतलब एक्स हमारा बदलते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। अब ये आपका एक क्यूब है, तो अब हम यहाँ के सभी सरफेसेस के लिए फ्लक्स निकालना है। जैसे जो ऊपर वाला सरफेस है ये हो गया इस तरीके से, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो इस वाले सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। नीचे वाला सरफेस, उसके लिए एरिया वेक्टर किधर, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो गया 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। इस वाले, ये वाला जो सरफेस जो आपकी तरफ है, इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्स डायरेक्शन में, अभी भी एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, इस वाले सरफेस के लिए भी कितना हो जाएगा फ्लक्स, जीरो। इसके पीछे वाले के लिए भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमारे पास दो सरफेस बचे, एक ये वाला सरफेस, ये एक ये सरफेस बचा। अब इस सरफेस की बात करो बेटा, तो इसके लिए बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, क्या इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर राइट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। तो फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस जीरो, ये निकाला फाई 2, ई ए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां से देखो इस फेस की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, बताओ आप लोग, यहां से लेके इस फेस तक कितनी, ये 0.1 है, ये 0.1 है, कितना हो गया हमारा 0.2। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी हमारी 500 एक्स थी, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा 0.2, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0.2, एक्स की जगह बेटा 0.2 पुट कर दिया, तो देखो ये क्या हो गया 500 इंटू 0.2, एरिया आपको गिवन है, साइड गिवन है, तो हर आपका जो क्यूब का हर सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो ये 10⁻⁻² इंटू 1, ये आ गया हमारा फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस। लेफ्ट फेस की बात करें बेटा, इस वाले की, इस वाले फेस की हम बात करें तो उसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारी राइट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में बताओ एंगल कितना हो गया हमारा 180 डिग्री, तो E इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री। अब इस ये वाला जो सरफेस है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है हमारा 0.1, तो 500 इंटू एक्स था, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0.1, एरिया हमारा 10⁻², कॉस 180 कितना हो गया -1, तो ये फ्लक्स कितना हो गया -0.5, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 + φ2, हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया। यदि इसमें आपसे चार्ज इनक्लोज पूछा जाता है तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा हमारा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई हमें पता चल गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आप यदि देखोगे PYQs में तो ये बहुत बार पूछा गया है, कभी आपका सिलेंड्रिकल सरफेस रहता है, कभी आपका क्यूब रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका फंक्शन चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने अभी देखो आपको एक ही न्यूमेरिकल कराया है, मैंने तो इसमें से देखो 2008 वाला क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बार पूछा गया है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अब यदि ये क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए। चलो हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, डेरिवेशन ये वाला, कभी भी यदि डेरिवेशन इससे पूछा गया तो मैंने तो पहले बोला 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बाकी आप 2022, 2023, 2024 किसी ना किसी आपके सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम पूछा गया है हमें। मैं आपसे find the expression of the electric field using Gauss theorem due to infinitely long straight wire,
ठीक, ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, ये बार बार पूछा जाता है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इस तरीके से आप इसको पढ़ लो कि दोबारा आपको रिवाइज करने की बस एक ही बार ज़रूरत पड़े। जब मैं आपको जो लिस्ट बना रहा हूँ उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है डेरिवेशन, जो इससे पूछे जाते हैं, उसमें ये डेरिवेशन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये कोई आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हमें क्या करना है, इस स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइन चार्ज के लिए जो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो क्या बनता है, आपका एक सिलेंडर बनता है। तो एक हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलो, अब ये हमारा देखो, इसको हमने थोड़ा सा अलग से अलग बना दिया। ये इस लाइन चार्ज को यहाँ बना दिया, ये वो पॉइंट P है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है हमारी, रेडियली आउटवर्ड। हम क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट से इस तरफ इनफाइनाइटली जा रहा है, तो चारों तरफ आप दोनों तरफ ही आपके इनफाइनाइट तक आपका ये जा रहा है, तो आपके बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर कर लें। हम क्या करें, यहाँ पर हमने सपोज कोई एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस एलिमेंट की वजह से इस तरफ E1, इसकी वजह से किधर होगी हमारी, इस तरफ क्या होगी हमारी E2। इसके यदि हम कंपोनेंट लेंगे तो ये वाले जो कंपोनेंट है, इधर कॉस कंपोनेंट आएंगे वो ऐड हो जाएंगे, और बाकी कंपोनेंट्स हमारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी हमारी, परपेंडिकुलरली ऐसे आ रही है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यदि आपका नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये बात क्लियर है। ये कैसे हमें डायरेक्शन पता चली, हमने कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए, इसके वजह से इधर कंपोनेंट आया हमारा E1, इसके वजह से इधर आया, इसके कंपोनेंट होगी, इधर कॉस आएगा, इधर साइन आएगा, इसका कंपोनेंट इधर कॉस, इधर साइन, ये वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सारे कौन से कंपोनेंट्स हमारे एड अप होते जाएंगे, जो परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले याद रखनी है। अब चलो, तो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r, लेंथ l विद इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। ये सब कर लिया। हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, E डॉट ds इज इक्वल टू, तो E ds cos 0, देखो डायरेक्शन वही होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया वेक्टर की छोटा सा एलिमेंट ले लिया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमारी, रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर भी किधर होगा हमारे इस तरफ, रेडियली आउटवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1। तो यहां देखो, तो E इंटू डी एस इंटू कॉस 0, और cos 0 1 हो गया तो E इंटू डी एस मतलब छोटा सा एलिमेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया क्या होगा हमारा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई RH। यहाँ पर हमने लेंथ कितनी मानी है, L, तो क्या हो गया हमारा E इंटू 2 पाई R इंटू L। कोई दिक्कत किसी को? अब नेट फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फाइव, एक तो हमारा इस तरीके से हमारा नेट फ्लक्स आ गया, दूसरा चार्ज इनक्लोज से निकाले हम, तो एक हमने फाइव की जगह क्या रख दिया, E इंटू 2 पाई R है। आपको पता है लैम्डा इक्वल टू L लेंथ है हमारी, उसमें चार्ज का जो वेरिएशन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा बेटा, लैम्डा इंटू L। ये जो हमारा इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है पूरा का पूरा, उसका सिर्फ कितना पार्ट इसके अंदर है, L लेंथ अंदर है, तो उस L लेंथ में चार्ज कितना होगा बेटा, Q विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू L। तो कितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है हमारा, लैम्डा इंटू L। गॉस थ्योरम क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करा हमने, चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से बेटा L यहाँ पर कट गया, तो ये क्या हो गया, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मल्टीप्लाई करें यदि हम 2 से ऊपर और नीचे, हमारा ये फॉर्मूला क्या आ गया, 2k लैम्डा अपॉन R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, जो आपको आसान लगे याद करने के लिए, जो आपने पहले से याद कर रखा हो उसी को आपको याद रखना है। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और 2k लैम्डा अपॉन R। कैसा है आपका, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो E और R के बीच में आप ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी, रेडियली आउटवर्ड। इफ लैम्डा लेस देन 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी, रेडियली इनवर्ड्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है हमारा, बहुत आसान है। हमें तीन जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक आउटसाइड पॉइंट पर, एक इनसाइड पॉइंट पर और एक सरफेस पर। सबसे पहले हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया आउटसाइड। ये आपका स्फीयर है हमारा, कैसा स्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल है तो अंदर से ये हॉलो हो गया, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रहेगा हमारा, सरफेस पे रहता है। अरे सरफेस ही तो होता है स्फेरिकल सेल में, सिर्फ आपका हॉलो है ना, तो चार्ज पूरा क्या है, सरफेस में। तो स्फेरिकल सेल आपका चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज पूरा कहाँ रहेगा आपका, कंडक्ट भी नहीं कर रहा तब भी चार्ज कहाँ रहेगा आपका, उसके आउटर सरफेस पर रहेगा। तो यही डेरिवेशन होगा। तो जो आपका हॉलो स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, यही डेरिवेशन करेंगे हम। यदि ये सॉलिड का कंडक्टिंग हो जाता, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता, तब भी आपका यही डेरिवेशन होता। सॉलिड कंडक्टिंग में भी आपका यही डेरिवेशन होता। क्यों होता, क्योंकि कंडक्टर में पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, उसके आउटर सरफेस में। जब आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है तो हमें अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ हॉलो स्फीयर ही बिहेव कर रहा है। चलो अब हम बात करें आउटसाइड पॉइंट के लिए, फील्ड आउटसाइड दी सेल। तो हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया बेटा, ये देखो यहाँ स्मॉल पॉइंट P कंसीडर कर लिया। उस पॉइंट से हमने पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस बना दिया, जिसकी रेडियस कितनी है हमारी, स्मॉल है। कोई प्रॉब्लम, इसके लिए हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। पॉजिटिव है आपका चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी कितना होगा, रेडियली आउटवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका, 0। दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, E इंटू डी एस इंटू कॉस 0। तो E डी एस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका स्फेरिकल सेल है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो उसने तो पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज कर लिया। उसने क्या किया, पूरे चार्ज को इनक्लोज कर लिया। जब पूरा चार्ज इनक्लोज है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटू डी एस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4πr²। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। आप देख सकते हो ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर होता है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से यदि r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फॉर्मूला क्या आता है हमारा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो इसका मतलब ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल सेल कैसे बिहेव करता है हमारा, एज अ पॉइंट चार्ज। ये हम बोल सकते हैं इसका पूरा का पूरा ऐसे मान सकते हैं कि चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पर। अब हम बात करें एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, तो स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इनसाइड द सेल, अब हमने कोई पॉइंट इनसाइड लिया, उससे गॉसियन सरफेस बना दिया। चार्ज कहाँ था पूरा का पूरा बेटा, उसके सरफेस पर। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज हुआ, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ। जब कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी हमारी, 0। अब ग्राफ बनाना चाहें हम तो देखो E और R के बीच में, तो अभी हमारा इनसाइड में क्या है, 0। सरफेस पे क्या हो गया हमारा, ये मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम है। बाद में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी फिर कल पढ़ लेंगे अपन लोग, कल निपटा देंगे, निपट ही सक गया है, एक ही बचा है इसमें पोटेंशियल।